वक्त शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन ने गठबंधन दलों की बड़ी बैठक बुलाई है। उस बैठक में राज्य के नए संभावित मुख्यमंत्री के नाम पर विचार हो सकता है, इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। संभावित मुख्यमंत्री कौन हो, उसके चेहरे पर विचार संभव है। बड़ी खबर है कि सीएम सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के अलावा भी अन्य नामों पर विचार हो सकता है। विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के कुछ विधायक पहुंच चुके हैं। खबर है कि विधायकों की बैठक में सांसद जोबा मांझी भी पहुंची हुई हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हम दे रहे हैं, झारखंड में क्या बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। लगातार बीते कई दिनों से अटकलों का बाजार गर्म है। मुख्यमंत्री के खिलाफ जिस तरह से जांच चल रही है, उसके बाद एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा का बीजेपी सरकार पर हमला है, ये कहते हुए कि दरअसल ईडी का समन देकर बार बार चुने हुए मुख्यमंत्री को परेशान करने का काम किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर खाने से जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, उससे ये कहा जा सकता है कि संभावित सीएम के नाम को लेकर बड़ी चर्चा इस बैठक में हो सकती है। क्या हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को बनाएंगे मुख्यमंत्री या फिर किसी दूसरे विधायक पर दिखाएंगे अपना विश्वास, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि एक वक्त ऐसा भी था जब बिहार में लालू प्रसाद यादव ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था, तो क्या उसी तर्ज पर, चूंकि यहां पर आरजेडी भी गठबंधन में शामिल है, उसी तर्ज पर हेमंत सोरेन कोई बड़ा फैसला करेंगे या फिर किसी दूसरे विधायक पर अपना विश्वास दिखाते हुए उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी देंगे। कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना भी बाकी है। कल्पना सोरेन के अलावा दूसरे नाम पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। सीएम सोरेन को ही इसके लिए विधायक अधिकृत कर सकते हैं कि आप ही फैसला लें, जो भी फैसला लेना है वो हेमंत सोरेन ही ले। हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन दोनों इसको लेकर बड़ी बैठक इस वक्त कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सत्यजीत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यजीत, कल्पना सोरेन के अलावा भी दूसरे नामों पर विचार चल रहा है, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। बैठक क्या शुरू हो चुकी है, अंदर खाने क्या चल रहा है, विस्तार से जानकारी दे, पीछे का माहौल भी दिखाइए। चित्रा, सबसे पहले आपको दृश्य दिखाते हैं यहाँ पे कि किस तरह से मीडिया ग्लेयर है, किस तरह से जो है तमाम जो है आप देख सकते हैं कैमरे जो हैं वो आपको खाली सिर्फ कैमरे और आपको न्यूज गैदर करने के लिए जो रिपोर्टर्स है वो आपको दिख रहे हैं। तो आपको इस बैठक का सिग्निफिकेंस इससे पता चल जाता है कि कितना महत्वपूर्ण है ये बैठक, कितना इंपॉर्टेंट है। अब रही बैठक जो है वो विधायक दल का बुलाया गया, तो जाहिर तौर पे क्राइसिस सिचुएशन है, इसलिए यह कॉल लिया गया है कि यहाँ पे विधायक दल की बैठक बुलाया जाए। लगातार 6 सम्मन हेमंत सोरेन ने स्किप किया और 7वें में ईडी ने अल्टीमेटम दे दिया कि आप 2 दिनों में डेट, टाइम, वेन्यू बताएं, हम आए आपके पास या आप मेरे पास आएंगे, ये तमाम चीजें, और 7 दिनों के अंदर आप अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा लें, वरना जो है पीएमएलए के धाराओं के तहत कार्रवाई हो सकती है। ईडी पावरफुल है। ये जैसे ही एप्रीहेंड किया उन्होंने, उसके बाद लगातार ये बैठकों का दौर शुरू है। सत्यजीत, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि अगर हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को लेकर उनके नाम पर विचार विमर्श नहीं होगा, तो फिर कौन सा दूसरा बड़ा चेहरा है जिसको मुख्यमंत्री की कमान सौंपी जा सकती है हेमंत सोरेन की ओर से? कौन कौन से नाम ऐसे हैं जो चर्चा में इस वक्त छाए हुए हैं? चित्रा, यहाँ बिल्कुल चित्रा, उस पर हम आए उसके पहले ये बता दें कि ये सिचुएशन क्यों आ रहा है, क्योंकि चीफ्टेनशिप का कल्चर है। जो क्षेत्रीय दल हैं वो लगातार जो है पावर सेंट्रिक होते हैं, अपने लॉयलिस्ट जो होते हैं या तो उस पर कन्फाइड करते हैं या अपने परिजनों पर कन्फाइड करते हैं। पहले भी देखने को मिलता रहा है। शिबू सोरेन जो है जब उन्होंने पूरा यहाँ पे नंबर था 2009 में, तब भी जो है किसी दूसरे को नहीं बनाया गया, प्रेसिडेंट रूल लगा रहा, लेकिन किसी दूसरे को पावर शिफ्ट नहीं किया गया। तो ऐसे सूरत में अब यहाँ पे एक चीज कंसीडर किया जा रहा है, कोटला को लेकर जो महाराष्ट्र में फैसला आया था कि अगर 1 साल से कम रहता है तो क्या कोई नॉन एमएलए को बनाया जा सकता है। अगर ये डिस्कशन में होता है कि हाँ नॉन एमएलए को बनाया जा सकता है, तो 2 नाम इनके पास हो सकते हैं। किसी 2 नाम में एक नाम पे कंसेंसस बनना तय है। शिबू सोरेन का अगर नाम आता है कोई मना नहीं करेगा, और उसके अलावा जो है जिसके साथ सबसे कंफर्टेबल हो सकते हैं हेमंत सोरेन, वो है कल्पना सोरेन, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा वो कन्फाइड कर सकते हैं। लेकिन फिर अगर विधायकों अमॉन्ग द एमएलएस किसी को इलेक्ट करने की बात आएगी तो 3-4 ऐसे चेहरे चुने जाएंगे। जीतन राम मांझी वाला फॉर्मूला यहाँ अपनाया जा सकता है, जो इस परिवार से बहुत करीबी हो, जो संथाल से आता हो। ये तो बड़ा मुश्किल है। जीतन राम मांझी का उदाहरण देकर ही आपने ये स्पष्ट कर दिया। देखिए, कई बार जो दूध का जला है वो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी के बीच जो कुछ हुआ वो हेमंत सोरेन ने देख लिया है।
इस वजह से अब ये मैं चाहूंगी 2-4 नाम ऐसे हो जिसका जिक्र आप कर पाए। अंदर खाने कौन कौन से विधायक भी पहुंचे हैं उसके बारे में भी जानकारी दें, और हेमंत सोरेन का बेहद करीबी कौन बताया जाता है, आदिवासी चेहरा कौन कौन सा ऐसा है जिसके नाम पर विचार विमर्श हो सकता है। और अगर कल्पना सोरेन को अभी थोड़ी देर के लिए पीछे रखा गया है, जैसा कि कल एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में भी उन्होंने बीजेपी की मनगढ़ंत कहानी करार दे दिया था, तो फिर इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है सत्यजीत? यही बता रहे थे चित्रा कि देखिए इसमें एक टेक्निकल जो है वो इशू इमर्ज होकर सामने आया, वो ये है कि 1 साल से कम जो है उसमें आप एमएलए नॉन एमएलए को आप बना सकते हैं या नहीं। अगर नॉन एमएलए को आप बनाते हैं तो उसको चुनाव लड़ना होगा। इलेक्शन कमीशन ने अगर मना कर दिया कि 1 साल से कम बच रहा है, हम किसी नॉन एमएलए को नहीं बना सकते हैं, उसको शपथ हम नहीं दिलवा सकते हैं, तो ऐसे सूरत में समस्या हो सकती है। शायद यही वजह है कि हेमंत सोरेन ने यह कहा, क्योंकि कोटला वाला मामला में महाराष्ट्र हाईकोर्ट का जो फैसला था उसके बाद से सीरियसली इसको कंसीडर किया जा रहा है। हाँ। कि कल्पना सोरेन के नाम पे सहमति तो बन सकती है, लेकिन वो नॉन एमएलए हैं। हाँ। इसके अलावा शिबू सोरेन जो है वो भी नॉन एमएलए हैं, उनके नाम पे भी सहमति बन सकती है, लेकिन साल भर से कम बचता है। 31 दिसंबर को इनका इस्तीफा आता है, गांडे विधायक सरफराज अहमद का। 29 दिसंबर को इन्होंने शपथ लिया था, तो 29 दिसंबर से ही माना जाएगा कि सरकार बन गई। ठीक है। हालांकि विधानसभा का गठन यहाँ 5 जनवरी को हुआ था, उस हिसाब से देखा जाए तो अभी भी इनके पास समय है। तो ये हो गया कि अगर अमॉन्ग द नॉन एमएलए और एमएलए के अगर 20 से अगर चुना जाएगा कोई चेहरा, तो कई ऐसे चेहरे हैं जिसको इनसाइडर्स ने बताया है, जो कैबिनेट रैंक पे हैं, वैसे लोगों ने बताया है। 3-4 नाम है, ये बेशक जो है विधायक दल के बैठक में तय होगा, लेकिन जिनके नाम को लेकर अटकलें लग रही हैं वो 1-2 नाम हम बता देते हैं। चंपई सोरेन, नलिन सोरेन, जोवा मांझी, ये 3-4 नाम है जिसको जो है कहा जा रहा है कि इनके ऊपर भी सहमति बन सकती है। ठीक है, मैं चाहूंगी जरा अपने सूत्रों से आप बातचीत कीजिए सत्यजीत, दोबारा आपके पास आऊंगी। जो भी बड़ी खबर होगी सबसे पहले आज तक, बिल्कुल सबसे पहले आज तक अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। आप भी अपने सोर्सेज से बातचीत कीजिए कि अंदर खाने जो बैठक चल रही है इस वक्त, बैठक में क्या क्या बातें किस किस विधायक की ओर से रखी गई हैं, या खुद मुख्यमंत्री सोरेन की ओर से क्या क्या कहा गया है। मुनीष पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि इसके पहले प्रवर्तन निदेशालय ने देश के 2 मुख्यमंत्रियों को अलग अलग घोटाले के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने साफ साफ मना कर दिया। उल्टा उन्होंने ईडी को खत लिख दिया है। अब इसके जवाब में ईडी की ओर से क्या बातें कही गई हैं मुनीष? अब तो खुद ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी को चिट्ठी लिखकर पूछ रहे हैं कि आप मुझे बताइए कि किस रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, या और भी डिटेल्स है। इसका जवाब ईडी की ओर से क्या दिया गया है? जी देखिए चित्रा, अरविंद केजरीवाल को 3 बार समन किया गया है। पहले समन के जवाब में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 3 राज्यों में चुनाव है, इसकी वजह से नहीं आ सकते। दूसरी बार उन्होंने कहा कि उन्हें विपासना में जाना है, और तीसरी समन का जवाब में उन्होंने कहा है कि ईडी ने सवालों की लिस्ट नहीं भेजी है। अगर ईडी को सवाल जवाब करना है तो सवालों की लिस्ट भेजनी चाहिए। ईडी का साफ तौर पर कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल आयकर विभाग में बतौर IRS ऑफिसर रह चुके हैं। उनको यह बात की जानकारी अच्छी तरीके से है कि कोई भी एजेंसी या कोई भी पुलिस क्या सवाल जवाब करने हैं, उन सवालों की लिस्ट किसी भी आदमी को नहीं देती है, चाहे वो विटनेस के तौर पे आए या फिर आरोपी के तौर पे आए। लेकिन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं जानबूझकर ईडी के सवालों से बचना चाहते हैं, ईडी के सामने पेश नहीं होना चाहते हैं, और इसी वजह से वो इस तरह का पत्र ईडी को लिख रहे हैं। कहीं ना कहीं जो ऑफिसर्स हैं इस बारे में बहुत ज्यादा खुश नहीं है, वो नाखुश हैं, और उनका कहना है कि आगे आने वाले समय में वो कोई कड़ा कदम उठा सकते हैं। रही बात सबूतों की चित्रा, तो देखिए ईडी का साफ तौर पे कहना है कि उनके पास कुछ ऐसे सबूत अरविंद केजरीवाल के पास में मौजूद हैं जिसको लेकर वो अरविंद केजरीवाल से आमना सामना कराना चाहते हैं, ताकि एक बार वो अरविंद केजरीवाल का भी पक्ष जान लें और उसके बाद ही वो आगे की कार्रवाई करेंगे। ठीक है, ये बड़ी बातें आपकी ओर से बताई जा रही हैं, लेकिन एक बार फिर से देखिए हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। झारखंड में बड़ी हलचल है, जहां से सत्यजीत हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि कौन बन सकता है मुख्यमंत्री संभावित, क्या इसको लेकर ये जो बैठक चल रही है उसमें सीएम कौन होगा, इसको लेकर चर्चा चल रही है। अंदर खाने से जैसे खबर सामने आएगी वो पहुंचाएंगे। हमारे साथ ईडी की कार्रवाई से जुड़ी हुई हर एक जानकारी आप तक मुनीष पांडे पहुंचाते हैं। मुनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनीष, चाहे अरविंद केजरीवाल हो या फिर हेमंत सोरेन हो, दोनों ही मुख्यमंत्रियों को बार बार समन भेजे जाने के बावजूद दोनों मुख्यमंत्री ईडी के सामने हाजिर नहीं होते हैं। अगर इस तरह की स्थिति बनी रहती है तो फिर ईडी के पास ऑप्शन क्या है? ईडी क्या कार्रवाई कर सकता है, या फिर आपको लगता है कि चूंकि मामला सीएम का है तो हाथ ईडी के बंधे हुए हैं? जी देखिए चित्रा, ये बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल है। ईडी के पास में 2 ऑप्शन है इस वक्त। पहला तो ये कि वो
सीधा कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और कोर्ट के सामने गुजारिश कर सकते हैं कि आप इन दोनों शख्स को, दोनों ही जो सीएम है हेमंत सोरेन या अरविंद केजरीवाल, इनको पूछताछ के लिए आने के लिए बोलिए, जांच में शामिल होने के लिए बोलिए। लेकिन ईडी के पास में पूरा कानूनी अधिकार है कि वो सीधे अगर चाहें तो अरविंद केजरीवाल या हेमंत सोरेन को सबूतों के बिना पर गिरफ्तार भी कर सकते हैं। इसके पहले भी हमने देखा था कि जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे उस वक्त मनीष सिसोदिया, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया और उनकी गिरफ्तारी हुई। संजय सिंह भी एक बड़े नेता थे, उनकी भी गिरफ्तारी हुई। ये बात जरूर आप सही कह रही हैं कि दोनों ही मुख्यमंत्री हैं, इसके लिए ईडी भी फूक कर कदम रखना चाहती है, लेकिन ईडी का ये कहना है कि वो अपने एकाधिकार में रहेंगे अगर उन्हें लगता है कि इस मामले में इन दोनों ही शख्स की गिरफ्तारी हो सकती है। जहां तक समन को अवॉइड करने का मामला है, जांच में शामिल नहीं होने का मामला है और पत्र लिखकर ईडी को जवाब देने का मामला है, वो 1, 2, 3, 4 या 10 बार भी कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल या हेमंत सोरेन। लेकिन जहां तक ईडी की बात है, वो सिर्फ ईडी ही तय करेगी कि आखिरकार इसमें आगे की कार्रवाई क्या करनी है। कोर्ट का दरवाजा खटखटाना है, दोबारा समन देना है या सीधे गिरफ्तारी करनी है। दो अलग अलग तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। उसके बाद मैं फौरन मुनीश आपके पास आऊंगी और जानूंगी कि जमीन घोटाला मामले में यहां पर हेमंत सोरेन के सामने ज्यादा बड़ी चुनौती है या फिर खनन मामले को लेकर और दिल्ली से जुड़ी हुई जो बड़ी जानकारी अरविंद केजरीवाल से संबंधित आप दे रहे हैं उस पर भी कई और सवाल होंगे। लेकिन उसके पहले जरा दोनों तस्वीरें हम दिखाते हैं। देश के दो मुख्यमंत्रियों को अलग अलग घोटाले के मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले के मामले में पूछताछ का तीसरा समन मिला। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को खनन घोटाले में पूछताछ के लिए 7वां समन मिला था। दोनों ही मुख्यमंत्री पूछताछ के लिए नहीं गए, दोनों ने ईडी को जवाब भेज दिया। वो जवाब भी करीब करीब एक जैसा ही है। दोनों सीएम ने कहा है कि ईडी को समन जो हमारे लिए भेजा जा रहा है वो पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है, बदनाम करने की नियत है। हालांकि बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि केजरीवाल को अब अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा है, इसीलिए जांच से घबरा रहे हैं। घबराहट की हालत में झारखंड में भी इस वक्त देखने को मिल रही है। बीजेपी का दावा है कि हेमंत सोरेन का बचना मुश्किल है। ऐसे में हेमंत सोरेन ने थोड़ी देर पहले रांची में ही गठबंधन में शामिल दलों के विधायकों की बड़ी बैठक बुला ली है। अलग अलग दलों के तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जिनके साथ चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड के रांची में सीएम सोरेन के प्रेस सलाहकार के घर छापा। झारखंड के साहेबगंज में आईएस रामनिवास यादव के घर छापा। झारखंड के हजारीबाग में डीएसपी राजेंद्र दुबे के घर छापा। झारखंड के देवघर में पूर्व विधायक राजकिशोर यादव के घर छापा। झारखंड से पश्चिम बंगाल तक, पश्चिम बंगाल से राजस्थान तक प्रवर्तन निदेशालय के छापे पड़ रहे हैं। खनन घोटाले में जांच एजेंसी सबूतों की तलाश में, लेकिन ना तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के समन पर पूछताछ के लिए हाजिर हो रहे हैं और ना ही दिल्ली के शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल जांच एजेंसी के सामने पूछताछ के लिए हाजिर हो रहे हैं। ईडी ने केजरीवाल को 3 बार समन भेजा था, तो हेमंत सोरेन को 7वीं बार समन भेजा था, लेकिन ना तो केजरीवाल इस नोटिस को गंभीरता से ले रहे हैं और ना ही हेमंत सोरेन। केजरीवाल ने ईडी को जो जवाब भेजा है उसमें लिखा है कि समन पर मेरे 2 जवाबों में पूछे गए सवालों का ईडी ने अब तक जवाब नहीं दिया है। केजरीवाल ने लिखा है कि समन दुर्भावना से प्रेरित है। ये नहीं बताया गया है कि बतौर गवाह बुला रहे हैं या बतौर संदिग्ध, ना ही समन देने का कारण बताया गया है। केजरीवाल ने यह भी कहा है कि अभी 19 जनवरी को राज्यसभा चुनाव है, फिर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है, इसलिए समन ना भेजें, हमारे सवालों का जवाब दें। केजरीवाल की पार्टी ने भी कहा कि चुनाव प्रचार से रोकने के लिए उन्हें जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की साजिश केंद्र सरकार कर रही है ताकि मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव की कैंपेन में ना जा पाए, उनको जेल में बंद कर दिया जाए। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय के बार-बार समन देने के बावजूद केजरीवाल के हाजिर नहीं होने को लेकर बीजेपी सियासी हमले कर रही है। ये कहना गलत नहीं होगा, अरविंद केजरीवाल घबराए हैं इसलिए मन ही मन कह रहे हैं लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, किया है भ्रष्टाचार ईडी के पास जाऊं कैसे। जो लोग राजनीति में आने से पहले ईमानदारी की दुहाई देते थे, आज सबसे बड़ी बेईमान पार्टी
आम आदमी पार्टी बनी है। कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, या तो पूरी दाल ही काली नजर आती है। लेकिन जिस तरह का व्यवहार अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, ये एक अपराधी की मानसिकता है। घोटाले के आरोपों में जांच एजेंसियों के रुख को लेकर केजरीवाल की लाइन पर ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अब ईडी के नोटिस को अनसुना करने लगे। पिछले हफ्ते ही सोरेन ने कहा था कि ईडी कानून से ऊपर नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है कि मैं भाग रहा हूं, या मैं अपना बोरिया बिस्तर समेट के कोई विदेश में जाके बस गया हूं? अगर राजनीतिक लोगों पर इतने आरोप लगते हैं तो क्या संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप नहीं है क्या? और खबर है कि इस बार भी हेमंत सोरेन ने ईडी को भेजे जवाब में कहा है कि ये जांच राजनीति से प्रेरित और छवि को नुकसान पहुंचाने की नियत से की जा रही है। पहले से हेमंत सोरेन को तो हम लोग कह रहे थे कि सरकार भ्रष्ट है, इसको तो हटना चाहिए, हटाना चाहिए। इसको हम लोग मांग कर चुके हैं, विधि सम्मत राज्यपाल को कार्रवाई करनी चाहिए। हम सब लोग मिल चुके हैं गवर्नर से। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के दो दलों के दो मुख्यमंत्रियों को जांच एजेंसियों का समन मिलने पर इंडिया गठबंधन के दूसरे साथी दलों ने नैतिक समर्थन दिया है। तो हम तो पहले ही बोल दिए थे भाई ये होना है। जो भी जांच एजेंसियां हैं सब लोग दबाव में काम कर रहे हैं। अपना काम छोड़ करके सारा पॉलिटिकल काम में लगना है, क्योंकि भाई एक तरह का अलायंस ही ना है एनडीए का। एनडीए में ज्यादा पार्टियां तो है नहीं, मेजर पार्टियां तो है नहीं, तो मेजर पार्टी तो यही लोग है ना, तो इस पे क्या बोलना है। ऐसे बयानों से विपक्षी दल भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दलील ये भी है कि आखिर चुनाव के वक्त सिर्फ विरोधी दलों के नेताओं के खिलाफ ही जांच एजेंसियां सक्रिय क्यों हो जाती? विपक्ष के इन सवालों का जवाब घोटालों की जांच पूरी होने तक मिलना मुश्किल ही लगता है। रांची से सत्यजीत कुमार और दिल्ली से पंकज जैन के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।